दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने यानी आईएमडी ने एक बार फिर से कोल्ड वेव के आने की घोषणा कर दी है। इस बार के कोल्ड वेव में स्नोफॉल के साथ साथ रेनफॉल भी देखी जा सकती है। होगा ये कि भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले जो रीजन्स हैं उनमें जो भी स्टेट्स आते हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, इन सब में बारिश भी होगी और स्नोफॉल भी देखी जा सकती है। इसके पीछे का ज्योग्राफिकल फिनोमिना क्या है और ऐसे में इस समय बारिश क्यों हो रही है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप एक और बात समझ लीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि आप किसी भी तरह से नेचर से अलग हैं तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो गाना सुना होगा साडा हक रॉकस्टार मूवी का, जिसमें वो बोलता है कि नेचर के रक्षक मैं भी हूं नेचर। अब इस बात को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पृथ्वी पे जो कुछ भी प्रेजेंट है ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। चाहे हम एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, या हम आपस में ही ह्यूमन बींग्स की बात करें, सब कहीं ना कहीं एक सिंगल थ्रेड से कनेक्टेड ही होते हैं अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो। बट मैक्रो लेवल पर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि सब अलग अलग हैं। कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रिलीजन का है, या कोई फीमेल है या कोई फिर मेल है। ये हमें मैक्रो लेवल पर डिफरेंसेस दिखने को मिलते हैं। बट माइक्रो लेवल पर हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस बात को भी हम दो तरीकों से देख सकते हैं। अगर आप खुद को नेचर से करीब रखेंगे और नेचर से एसिमिलेटेड होकर रहेंगे, या फिर नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोनिकली बैलेंस्ड रहेंगे, उससे सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे, तो आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड रहेगी, आपकी हेल्थ भी बैलेंस्ड रहेगी। तो नेचर और आप कोई अलग अलग नहीं है, आप दोनों एक ही एंटिटी हैं। अगर ये बात समझ गए तो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका बॉडी, आपका माइंड, ये सब कुछ बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कई स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं एथिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ, मॉरल साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ, साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहा हूँ, और अलजेब्रा की मुझे क्या जरूरत है। हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा वाइड एंगल पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल थ्रेड से कनेक्टेड है। अगर आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको मैथ्स जानना जरूरी है। अगर आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको फिजिक्स जानना जरूरी है, केमिस्ट्री जानना जरूरी है, बायोलॉजी जानना जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो जो कुछ भी सामने आते जाए उसको खुले दिल से, खुले दिमाग से एक्सेप्ट करते जाइए, अपने लाइफ की लर्निंग कैपेसिटीज को इन्हेंस करते जाइए। इसी तरीके का नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे भी मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अब देखो इसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है। आपको पता है कि भारत में ठंड तब होती है जब सूरज की किरणें डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही होती हैं, मतलब परपेंडिकुलरली सदर्न हेमिस्फीयर पे जा रही हैं, तो गर्मी वहां पे हो रही है, और भारत में ट्रेवल करती हैं इनडायरेक्ट सन रेज। तो इस वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और ये स्थिति धीरे 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 फरवरी आते आते बदलने लग जाती है। साउथ इंडिया से चालू होती है और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की ओर सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे फरवरी आता है वैसे वैसे टेम्परेचर इधर का बढ़ने लगता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वार्म एयर धीरे 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 ऊपर उठ जाएगी और एक्सपेंड हो जाएगी। बट ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, क्योंकि यहां पे हवा कम हो गई है। अब प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपके सर के ऊपर बहुत बड़ी लेयर हवाओं की घूम रही है चारों तरफ, और वो आपके सर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बट जब गर्मी के कारण वो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो वो प्रेशर कम हो जाएगा, और इसी प्रेशर को हम बोलेंगे लो प्रेशर एरिया। तो भारत में लो प्रेशर एरिया बन गया कंपैरेटिवली टू द यूरोप। अब यूरोप में एक ऐसी कंडीशन बनी कि वहां पे साइक्लोन बन गया। हमेशा याद रखना कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती हैं। सारा खेल जो है वो है टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस का। टेम्परेचर का आपको पता ही है कि हमारे यहां तो थोड़ा सा फिर भी टेम्परेचर हाई रहता है कंपेयरिंग टू यूरोप वाली कंडीशन, वहां पे और ज्यादा ठंड होती है। तो होता यह है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और प्रेशर डिफरेंस हुआ उसके कारण हवाएं ट्रेवल करेंगी। उन हवाओं को ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम चाहिए होगा और उस माध्यम का नाम है जेट स्ट्रीम। सिर्फ जेट स्ट्रीम ही नहीं, और भी मल्टीपल माध्यम होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। तो एक समय था कि हम जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 की कंडीशन आई और उस समय जेट फाइटर्स उड़ रहे थे ऊपर, हमसे लगभग 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ हवाएं चलती हैं, तो जेट फाइटर्स भी काफी ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तो उनको महसूस होता था कि कोई एक फोर्स है जो उन्हें पुश कर रही है या फिर पुल कर रही है या फिर धकेल रही है। तो वो फोर्स क्या है?
जब उसके बारे में रिसर्चेज हुई तब पता चला कि हवा की एक बहुत बड़ी करंट यानी धारा एक साथ बहती है जो कि बहुत तेज स्पीड में बह रही होती है। लगभग हमसे 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हवा की जो करंट है इसको एक नदी की तरह समझो। एग्जांपल कि ये एक नदी है जो कि लगभग 350-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और जो कि बहुत ठंडी होती है। अब जैसे नदियां अपने साथ छोटे बड़े पत्थर और मिट्टी या जो कुछ भी उनको मिल जाता है वो अपने साथ उठाकर लेकर समुद्र में आके पटक देती हैं या फिर प्लेन्स में आके पटक देती हैं, कुछ वैसा ही ये जेट स्ट्रीम भी करती हैं कि वो तो ट्रैवल कर ही रही थी और बीच में उन्हें एक साइक्लोन मिला, उस साइक्लोन को भी पकड़ा और उठा के अपने रास्ते में लेकर चलते चले आए और बीच में पड़ा तिब्बतन प्लेट्यू, बीच में पड़ा हिमालय। अब जब तिब्बतन प्लेट्यू पड़ा तो ये जेट स्ट्रीम्स डिवाइड हो गई और एक डिवीजन इसका भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रवेश कर गया। अब जब ये सब ट्रॉपिकल रीजन से आने वाली जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में आके टकराई और भारतीय उपमहाद्वीप में ये बहुत तेजी से ठंड लेकर आएंगी, ठंडी हवाएं लेकर आएंगी और साथ ही में बारिश भी लेकर आएंगी। फिर ये हिमालय से टकराएंगी, हिमालय में स्नोफॉल करेंगी और फिर इनका डिवीजन होगा, फिर से ये दो भाग में टूट जाएंगी। एक तो ये ईस्टर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बना लेंगी, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। बट अभी हम बात कर रहे हैं ये जो वेस्ट से आ रही हैं। अच्छा, जैसे गांव में होता है ना कि अगर कोई छोटा है तो उसका नाम ही रख दिया छोटे, अगर कोई मोटा है तो उसका नाम ही रख दिया मोटे, काला है तो कालू नाम रख दिया। तो वैसे ही हम इन हवाओं का भी नाम रखते हैं। जो हवाएं जिस डायरेक्शन से आ रही होती हैं हम उसी डायरेक्शन के ऊपर इनका नाम रख देते हैं। तो ये वाली हवाएं किधर से आ रही हैं? वेस्ट से आ रही हैं, तो इस वजह से हमने इनका नाम रख दिया वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझी बात? वेस्ट से आ रही है इसलिए वेस्टर्न, सब ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है इसलिए सब ट्रॉपिकल नाम लगा दिया और जेट स्ट्रीम उनका नाम ही है तो ये नाम रख दिया। अभी आई, ये डिवाइड हुई, यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में दिल्ली पड़ा, एनसीआर पड़ा, राजस्थान पड़ा, यूपी पड़ा और हिमाचल पड़ा, उत्तराखंड पड़ा, जम्मू कश्मीर पड़ा, ये सब पड़ा और यहीं पे इन्होंने बहुत तेजी से बारिश करी और स्नोफॉल करी। ये हर समय बुरी भी नहीं होती है, ये कई बार हमें मदद भी करती है। राबी की फसल उगने में ये वाली बारिश काफी ज्यादा यूजफुल होती है हमारे लिए। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब इसको हमने बिल्कुल बीचों बीच से 0 डिग्री पर एक लाइन खींच के डिवाइड कर दिया और इस लाइन का नाम रखा हमने 0 डिग्री यानी इक्वेटर। हिंदी में इसको हमने बोला भू मध्य रेखा, क्योंकि इसने भू को बिल्कुल मध्य से काट दिया है। और ये हमारा क्या होता है? लैटिट्यूड होता है, क्योंकि ये लेटी हुई लाइन्स हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। जब हम 0 डिग्री से आगे जाएंगे तो 1 डिग्री पड़ेगा, 2 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, ऐसे करते करते फाइनली एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ है और ये डायरेक्शन कौन सा है? साउथ है। और इस डायरेक्शन में जो भी लाइन पड़ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इस लाइन का नाम हम रख देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अब सिमिलरली अगर हम इसमें नीचे जाएंगे साउथ की डायरेक्शन में तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फाइनली आएगा 23.5 डिग्री फिर से। बट इस बार डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन क्या है? साउथ। साउथ में पड़ने वाली जो लाइन आएगी लैटिट्यूड की उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो, अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं 23.5 के आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे इंडिया आता है, ये इंडिया वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे गुजरात से होते हुए ये गुजरती है। ठीक है, ये मान लो इंडिया है हमारा। अब इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, ऐसे करते करते 35 से 40 के बीच में भी एक लैटिट्यूड लाइन आएगी। यहां पर एक समुद्र है, एक सी है, उस सी का नाम हमने रखा है मेडिटरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो होता यह है कि मेडिटरेनियन सी में अचानक से साइक्लोजेनेसिस होने लगता है, यानी कि साइक्लोन का फॉर्मेशन होने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। अब ये हमारे ट्रॉपिक वाला जो रीजन है, ये यहां से लेके यहां तक, इस पूरे रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी इस ट्रॉपिकल रीजन से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा और उस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन को हम सब ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं। अब इस रीजन में अगर कोई साइक्लोन बन रहा है तो हमने उसका नाम रखा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन कैसे क्या बनते हैं वो अलग वीडियो में बताऊंगा, बट अभी ये मेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वहां पे बना।
अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक चीज कनेक्टेड है पृथ्वी पर। अगर यहां पर कुछ हो रहा है तो उसका असर यहां पे भी आएगा। यहां पे हमारे हिमालयाज हैं, तो अब ये जो साइक्लोन बना है उसका असर इंडिया पे कैसे आएगा, इतनी दूर तक कैसे ट्रेवल कर रहा है, इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। अब देखो ये जेट स्ट्रीम का रोल क्या होता है। जब ये गुजर रही थी तो अपने साथ इन्होंने एक साइक्लोन उठा लिया, मेडिटेरेनियन सी में जो उठा था। तो जब ये मेडिटेरेनियन सी वाला साइक्लोन, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, ये उठा तो बीच में एक कैस्पियन सी पड़ गई, एक पर्शियन गल्फ पड़ गया, वहां पे पानी होता है। अब उस पानी को भी इसने अपने अंदर समेट लिया, उस मॉइस्चर को उठाया और यहां तक आ गया। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आया तो ये जेट स्ट्रीम टकराकर दो भागों में टूट गई, एक तिब्बतन प्लेटू में टकराकर, हिमालयाज में टकराकर। एक को हमने बोला वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और दूसरे को बोला ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे डेवलप होगा कि ये जो जेट स्ट्रीम है, जो हमारे सरफेस के ऊपर बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, वो नीचे वाली हवाओं को भी पुश करती हैं, दबाती हैं, और इनके कारण ही हाई प्रेशर एरिया भी बनता है। अब जैसे जैसे फरवरी और मार्च वाला टाइम आएगा, उस दौरान भारत के अंदर थोड़ा थोड़ा हाई प्रेशर एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि हवाएं कैसे ट्रेवल करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी दौरान क्या होगा, भारत का जो ये सदर्न वाला पोर्शन है, जिसके साइड में बे ऑफ बंगाल है, यहां पे बना हाई प्रेशर जोन, यहां पे बना लो प्रेशर जोन बे ऑफ बंगाल में, और बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ जेट स्ट्रीम्स। अब यहां से भी हवाएं ट्रेवल करना चालू कर देंगी। तो क्या होगा, जब ये हवाएं ट्रेवल कर रही हैं इधर से, तो बीच में इनको पानी मिला, और फिर कुछ और कारण की वजह से, जो बाद में बताऊंगा, जैसे जिसको हम बोलते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट, उस कारण की वजह से ये हवाएं मुड़ जाएंगी, और फेरेल्स लॉ को अपनाते हुए भारत की सदर्न टिप, जहां पे चेन्नई पड़ेगा, तो बे ऑफ बंगाल से इन्होंने पानी उठाया और सारा का सारा पानी पलट के गिरा देंगी सदर्न टिप पे, जहां पे चेन्नई है। तो इसी वजह से आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ठंडकों में न्यूज आती है कि भाई बाढ़ आ गई, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई और बहुत सारा नुकसान कर गई। उसके पीछे का रीजन यही है कि जेट स्ट्रीम ने हवाओं को नीचे दबाया, हाई प्रेशर जोन बना। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया था, तो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर दी। अब बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जोन था, और कुछ कारणों की वजह से यह हवाएं मुड़कर भारत के सदर्न टिप की ओर चलना शुरू कर देती हैं, जहां पे पड़ता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक मेजर शहर है जिसका नाम है चेन्नई। अब ये आ रही थी तो रास्ते में पड़ा पानी, तो हवाओं ने और भगवान ने बोला कि ऐसा है यार, जा ही रहे हो तो पानी भी लेके चले जाओ। तो वो उठाती हैं पानी और सारा का सारा पानी उड़ेल देती है चेन्नई में। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम रिटर्निंग मॉनसून भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं, यानी लौटता हुआ मॉनसून। यही लौटता हुआ मॉनसून चेन्नई में आएगा तो आपको अपने आप न्यूज मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत भयानक रूप से बारिश लेकर आता है, बे ऑफ बंगाल से पानी उठाकर तमिलनाडु में पटक देता है। अब जो वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अब आपको कैसे पता चल रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो अकर हो रहे हैं मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन उसका असर आ रहा है इंडिया में, और उन डिस्टर्बेंसेज की वजह से क्रिएट हो रहा है, और उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की हेल्प से क्रिएट हो रहा है रिट्रीटिंग मॉनसून, और रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से असर कहां देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु में। तो हर एक चीज दुनिया में कनेक्टेड है। ज्योग्राफी में एक बात कही जाती है कि जो आप इनहेल कर रहे हैं, हो सकता है यूरोप में बैठे किसी इंसान ने एक्सहेल किया हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ऋषि सुनक ने जो एक्सहेल करा वो आप इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि हवाएं जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठ के जा रही हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंसेस। तो ये चैप्टर था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडमिशन टिप्स।